आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल का अगला टॉपिक जो कि है फेरस मेटल्स एंड स्टील। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने लाइम स्टोन डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि फेरस मेटल कौन से होते हैं, नॉन फेरस मेटल कौन से होते हैं और स्टील का क्या रोल है। दैट मीन्स स्टील कैसे डिफर करता है फेरस मेटल से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी सारे पुटअप होते हैं एग्जामिनेशन में। तो इसलिए हम इसकी थियोरेटिकल बैकग्राउंड इस पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से थियोरेटिकल क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस में आते हैं और कैसे उनको टैकल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं थियोरेटिकल बैकग्राउंड बताता हूँ कि फेरस मेटल किसको बोलते हैं, नॉन फेरस मेटल किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले फेरस मेटल नेचर में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता, ये ओर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो पहली चीज़ तो हमें ये देखना है कि फेरस मेटल हो चाहे नॉन फेरस हो, इट इज़ नॉट डायरेक्टली अवेलेबल इन टू नेचर बट इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ओर। तो पहली चीज़ ये होगी कि ये ओर के फॉर्म में अवेलेबल होता है, और वो भी कैसा, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड एंड फॉस्फेट्स। जो भी मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल, मेटल्स के इन फॉर्म में ओर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब उनको हमें प्योरीफाई करना होता है, इम्प्योरिटी को हटाना होता है। तो उसके लिए हम इसको हीटअप करते हैं और उससे इम्प्योरिटी को हटाते हैं और लास्ट में प्योर मेटल मिलता है। तो फेरस मेटल किस किस को बोलते हैं, जिसमें आयरन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हो। ऐसा मेटल जिसमें आयरन एज ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हो उसको हम बोलते हैं फेरस मेटल। जैसे कि एग्जांपल के लिए कास्ट आयरन, जिसमें कार्बन के परसेंटेज 2% से ज़्यादा होता है। दूसरा होता है रॉट आयरन। तीसरा होता है स्टील। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल किसको बोलते हैं, जिसमें आयरन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं हो, कुछ और हो। तो कुछ और में कुछ भी हो सकता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, टीन, ब्रास, ये सब कुछ किस में आता है, नॉन फेरस में। फेरस में सिर्फ और सिर्फ वही होंगे जो आयरन एज ए मेन कॉन्स्टेंट होगा जिस मेटल के अंदर, ठीक है, उसको बोलेंगे हम फेरस मेटल, अदरवाइज नॉन फेरस मेटल। अगेन स्टील इज ऑल्सो अ फेरस मेटल बिकॉज आयरन एज ए मेन कॉन्स्टेंट इनटू स्टील। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द फेरस मेटल। स्ट्रक्चर से एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। स्ट्रक्चर को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या आपको याद रखना है, बाकी हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहली बात कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, पहले हम वो देखते हैं, फिर हम चलेंगे आगे। सबसे पहले है कि आयरन जनरली 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि आयरन कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो एलोट्रोपिक फॉर्म इससे कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड गामा। तो ये 4 फॉर्म में जनरली नेचर में एग्जिस्ट करता है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। उसमें से जो अल्फा आयरन होता है, अल्फा आयरन, ये वीक होता है बट इट इज डक्टाइल इन नेचर। तो ये दो बात याद रखना है कि अल्फा आयरन, इन चारों में से हमारे काम का कौन सा, वो भी देखेंगे, और कौन सा हमारे काम का नहीं है और चारों में क्या डिफरेंस होता है ये हमें जानना जरूरी है। तो अल्फा आयरन वीक होता है बट डक्टाइल होता है, पजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अल्फा आयरन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करता है। दैट मीन्स अगर हम इसको मैग्नेट में कन्वर्ट करना चाहें तो वी कैन डू इट इजिली। एंड इट इज अनेबल टू डिजोल्व कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन नॉट डिजोल्व कार्बन इनटू इट। इसका क्या इम्पैक्ट होता है हम आगे देखेंगे, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू कंसीडर कि कार्बन अपने एटम के बीच में डिसॉल्व नहीं कर सकता है। कार्बन अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो फ्री कार्बन रहेगा, कंबाइंड कार्बन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो अल्फा आयरन के बारे में हमने देखा। बीटा आयरन क्या करता है, बीटा आयरन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, इट इज़ हार्ड एंड ब्रिटल। दैट मीन्स इट इज़ हार्ड इन नेचर एंड ऑल्सो इट इज़ ब्रिटल इन नेचर। इट इज़ अगेन नॉन मैग्नेटिक। तो ऊपर वाले के जस्ट अपोजिट है ये। हार्ड एंड ब्रिटल तो होता ही है दोनों, बट इट इज नॉन मैग्नेटिक, इट कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड बट इट कैन डिजोल्व कार्बन एटम। ऊपर वाले में क्या था, अल्फा आयरन में कैन डिजोल्व कार्बन एटम बट बीटा आयरन कैन नॉट डिजोल्व कार्बन एटम। तीसरे टाइप को देखते हैं, गामा आयरन। गामा आयरन हैज अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू बीटा आयरन, ये बीटा आयरन की तरह ही होता है। दैट मीन्स इट कैन ऑल्सो dissolve carbon into it. It is also hard and brittle and it is also non-magnetic. Last है डेल्टा आयरन, एब्जॉर्ब्स निग्लिजिबल कार्बन। तो देखिए, चाहे वो अल्फा आयरन हो
चाहे वो डेल्टा आयरन हो, इन दोनों की क्या प्रॉपर्टी होती है, या बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कार्बन वो एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड बट अल्फा आयरन इज able to dissolve carbon into it, but delta iron cannot be magnetized. That means it cannot be converted into magnetic. Of these, the common commercial forms are gamma iron. अब इसमें से चारों में से हमारे लिए जो हम यूज करते हैं, जो आयरन हम डेली में यूज करते हैं, उसमें से कौन सा है, तो गामा आयरन हमारे काम का है पहला। तो चार में से पहला हो गया गामा आयरन। और गामा आयरन के बारे में हमने क्या देखा कि बीटा आयरन के सिमिलर होता है विद इट्स एफसीसी स्ट्रक्चर। तो दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, एफसीसी और बीसीसी। एफसीसी में क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और बीसीसी दूसरा होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गामा आयरन विद एफसीसी, गामा आयरन में अगर बीसीसी होगा तो काम का नहीं है हमारे। गामा आयरन में जब एफसीसी स्ट्रक्चर्ड हो वो हमारे काम का होता है। फॉर्म्ड एट अ टेम्परेचर फ्रॉम 1394 डिग्री सेल्सियस टू 91 डिग्री सेल्सियस। तो गामा आयरन एफसीसी स्ट्रक्चर के साथ कब फॉर्म होता है, जब टेम्परेचर 1394 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता है, उस समय गामा आयरन एफसीसी स्ट्रक्चर पोजेस करता है। और दूसरा जो हमारे काम का है वो है अल्फा आयरन। तो गामा और अल्फा ये दो हमारे काम के हैं, इन विच इट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दो हमारे काम के हैं। इसमें याद क्या रखने वाला चीज है हमारा कि गामा आयरन में कौन सा स्ट्रक्चर होगा, एफसीसी स्ट्रक्चर होगा। फॉर्म कितने पे होगा, 1394 पे होगा। तो तीन चीज में याद रखना है कि गामा आयरन हमारे काम का है, इसका स्ट्रक्चर एफसीसी होता है, टेम्परेचर कितना, 1394। दूसरा जो हमारे काम का है वो है अल्फा आयरन। अल्फा आयरन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। फॉर्म्ड टेम्परेचर कितना है इसका, 912 डिग्री सेल्सियस से लेके 273 डिग्री सेल्सियस के बीच में फॉर्म होता है। तीसरा है, चौथा जो है, डेल्टा फॉर्म इज कॉमर्शियली अनइम्पोर्टेंट। दैट मीन्स डेल्टा फॉर्म हमारे लिए कॉमर्शियली किसी काम का नहीं है। दैट मीन्स कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं है, एक्सपेरिमेंटल यूज या अदर पर्पस के लिए यूज होता है, बट फॉर कॉमर्शियल यूज इट इज यूजलेस। गामा आयरन कंटेनिंग आर्गन इज कॉल्ड ऑस्टेनेटिक। ये नाम आप इंपॉर्टेंटली याद रखिए। ऑस्टेनेटिक किसको बोलते हैं, तो जब गामा आयरन में कार्बन इंक्लूडेड हो तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टेनेटिक। और अगर अल्फा आयरन कंटेनिंग कार्बन हो, अगर अल्फा आयरन में कार्बन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेरेटिक। ये दो नाम एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि ऑस्टेनेटिक किसको बोलते हैं और फेरेटिक किसको बोलते हैं। तो गामा आयरन कंटेनिंग कार्बन इज कॉल्ड ऑस्टेनेटिक एंड अल्फा आयरन कंटेनिंग कार्बन इज कॉल्ड फेरेटिक। ठीक है, बस यही इसमें हमें जानने की जरूरत थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए दो चीज हमने पढ़ा, एक एचसीसी स्ट्रक्चर और एक बीसीसी स्ट्रक्चर। तो about 26% of the volume is empty in the FCC metallic structure. FCC के अंदर कितना वॉल्यूम वाइट्स होता है, 26%। और BCC के अंदर कितना होता है, 29%। ठीक है, ये दो डेटा हमें याद रखना है यहाँ पे। 29% किस में होगा, BCC में होगा, और 26% किस में होगा, FCC में। वाइट्स का मीन्स ये आयरन का एटम है, तो इसके बीच में जो यहाँ पे वाइट्स बनेंगे, दीज वाइट्स आर कॉल्ड वाइट्स। ठीक है, तो ये इसके बीच में जो वाइट्स बनता है, इस वाइट की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा कार्बन एटम। तो अगर स्ट्रक्चर हमारा एफसीसी है, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड में 8 एटम होते हैं टोटल, और बॉडी सेंटर्ड में 12 एटम होते हैं टोटल आयरन के। ठीक, तो अब फेस सेंटर्ड में 26% वॉल्यूम वेकेंट होता है। दैट मीन्स इसमें कार्बन एटम चाहे तो ऑक्यूपाई कर सकता है, और एफसीसी में 26% और बीसीसी में 29% वॉल्यूम इम्पटी होता है। द होल्स इन द गामा आयरन इज नियरली हाफ द डाया ऑफ द कार्बन एटम। बट दिक्कत क्या है गामा आयरन के साथ, इसमें जो होल्स होते हैं वो कार्बन एटम के साइज से छोटे होते हैं। कार्बन एटम का साइज कितना होता है, 0.079 नैनोमीटर। तो अगर वाइट्स का साइज कार्बन एटम से छोटा है तो वाइट्स होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कार्बन एटम के लिए वो सफिशिएंट स्पेस नहीं है। कार्बन एटम चाह के भी वहां पे अपना जगह नहीं ले सकता, बिकॉज साइज ऑफ द होल इज लेस देन द कार्बन एटम साइज। और आयरन एटम का साइज कितना होता है, 0.124 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। ठीक, causing the solubility of the carbon to be practically zero. That means गामा आयरन में
हम कार्बन एटम को डिसॉल्व नहीं कर सकते। इवन इफ देर इज अ स्पेस अवेलेबल एज अ वेकेंट, then also we cannot accommodate carbon atom into it because the space available is quite less in size. In ऑस्टेनाइट आयरन, क्योंकि हमने भी पढ़ा कि गामा आयरन को हम क्या बोलते हैं, अगर कार्बन है तो उसको ऑस्टेनाइट आयरन बोलते हैं, तो हम कार्बन एटम को इसमें अकोमोडेट नहीं कर सकते। हाउएवर इन अल्फा आयरन को क्या बोलते हैं, फेरेटिक अल्फा आयरन, द होल्स आर कंपेरेबल टू साइज ऑफ द कार्बन एटम। तो जो अल्फा आयरन होता है उसमें जो होल का साइज होता है वो कार्बन एटम के बराबर ही होता है, अलाउिंग एन इंटरस्टिशियल solubility of the about 2% ऑफ ऑस्टेनेटिक आयरन। तो ये अल्फा आयरन क्या अलाउ करता है कि 2% तक कार्बन एटम को अकोमोडेट कर सकता है, ये इसकी कैपेबिलिटी होती है। तो इसमें हम कार्बन एटम को डिसॉल्व कर सकते हैं एज अ कंबाइंड कार्बन, नॉट एज अ फ्री कार्बन। Thus, the number of available space and the relative size of the carbon atom limits the amount of later to dissolve into the solid solution. That means जितना स्पेस होगा उतनी कार्बन एटम अकोमोडेट हो सकते हैं, उसके बाद तो नहीं हो सकते। एंड फॉर्म द यूजफुल काइंड्स ऑफ कार्बन एलॉय। तो कार्बन एलॉय कैसे बनता है, कार्बन को मिक्स करने से, कि अगर इसके बीच में स्पेस अवेलेबल है और उसमें अगर कार्बन एटम अकोमोडेट हो सकता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू ओनली आयरन एटम। सिर्फ आयरन एटम से अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाएं और एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि जिसमें कार्बन एटम इंक्लूडेड है आयरन एटम के साथ, तो वो स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट होता है प्रॉपर्टी में। तो इसी से हम एलॉयज बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ रैंकिंग पे। तो इंडिया इज द फोर्थ रैंक्ड इन द वर्ल्ड इन प्रोड्यूसिंग आयरन ओर। सबसे टॉप पे है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में फोर्थ नंबर का ओर प्रोडक्शन होता है। अब आते हैं हम आयरन के ओर्स कौन कौन से हैं जिससे हमें आयरन मिलता है। तो सबसे हाईएस्ट जिसमें आयरन कंटेंट मिलता है वो है मैग्नेटाइट, इसमें 70 to 75%। ये भी कई बार पूछा जाता है कि ओर कौन कौन से होते हैं आयरन के, इसलिए इसका नाम जानना हमारे लिए जरूरी है। दीज आर द ओर्स ऑफ आयरन, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, आयरन पायराइट एंड सिडेराइट। सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट से मिलता है और दूसरे नंबर पे है हेमेटाइट जिससे हमें 70% मिलता है। ठीक है, बाकी सबसे हमें आयरन कंटेंट कम मिलता है। ठीक है, अब इससे अलग कैसे करना होता है, तो इसका प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा हुआ वेरी सिंपल है। इसको हम हीटअप करेंगे जिससे कि ऑक्सीडेशन होगा और CO2 यहाँ से बाहर निकलेगा और इम्प्योरिटी बाहर निकलेगा और लास्टली हमें प्योर आयरन मोल्टेन स्टेट में मिलेगा। आगे चलते हैं। द आयरन ओर इज ड्रेस्ड बाई। अब आते हैं हम आयरन के टाइप्स पे कि आयरन के कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहला है पिग आयरन। आयरन ओर इज ड्रेस्ड बाई क्रशिंग इट अबाउट 50 mm क्यूब्स। तो आयरन ओर को सबसे पहला काम क्या किया जाता है आयरन ओर के साथ, कि उसको क्रश किया जाता है किस साइज में, 50 mm क्यूब के साइज में। द इम्प्योरिटीज आर नॉक्ड ऑफ एंड द ओर इज देन कैल्साइंड टू ड्रिव अप द मॉइस्चर। उसके बाद क्या किया जाता है, इम्प्योरिटी को हटाया जाता है और ओर को हीट किया जाता है। किस लिए, ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। द कैल्साइंड ओर इज स्मेल्टेड इन ब्लास्ट फर्नेस। एक बार जब मॉइस्चर चला गया उसके बाद उसको फर्नेस में भेजा जाता है स्मेल्टिंग के लिए। दैट मीन उसको बर्न करने के लिए, उसको हीटअप करने के लिए, चार्जअप करने के लिए, ताकि वो फ्यूज हो सके आपस में और इम्प्योरिटी बाहर जा सके। द आयरन इज डीऑक्सीडाइज्ड एंड द पार्ट ऑफ सल्फर इज ऑल्सो रिमूव्ड। इससे क्या होता है, फर्नेस में क्या होता है, सल्फर भी रिमूव हो जाता है, इम्प्योरिटी भी रिमूव होते हैं और फ्यूज होके वो एक मोल्टेन स्टेट में प्योर आयरन की तरह मिलता है हमें। देन लाइम स्टोन, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि लाइम स्टोन का क्या यूज है इन द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन। तो लाइम स्टोन का क्या क्या काम है, इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इट, टू रिमूव द सल्फर। तो लाइम स्टोन क्या काम करता है, इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स इट लोअर डाउन द टेम्परेचर, फ्यूजिंग टेम्परेचर। और रिमूव किसको करता है, सल्फर को रिमूव करता है, बिकॉज सल्फर इज अनडिजायरेबल क्वांटिटी और अनडिजायरेबल प्रोडक्ट इन द स्टील। द मोल्टेन मेटल इज टैप्ड फ्रॉम द फर्नेस एंड द कास्ट इन द फॉर्म ऑफ पिक्स। लास्टली क्या करते हैं हम कि जो मोल्टेन मेटल होता है उसको हम फर्नेस से निकालते हैं और उसको हम पिक्स के फॉर्म में कास्ट करते हैं। इसके टाइप्स के बारे में नेमिंग आपको याद रखना है कि नेम कौन कौन से हैं, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसरमेर पिक, फाउंड्री पिक, फोर्ज पिक एंड मोटेल्ड पिक, ये 4 प्रकार के पिग आयरन्स होते हैं जो हमें मिलता है आफ्टर प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन ओर। बेसरमेर पिक ये इसके नाम से है कि मैन्युफैक्चरिंग अगर हम कर रहे हैं स्टील का बेसरमेर प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोसेस है बेसरमेर प्रोसेस जो कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी काम में आता है, स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए काम में आता है। उससे जो हमें पिग आयरन मिलता है उसका नाम है बेसरमेर पिग यूजिंग हेमेटाइट ओर।
तो हेमेटाइट ओर को जो हम यूज कर रहे होते हैं बेसरमेट प्रोसेस के द्वारा, तो उस समय जो हमें आयरन मिलता है उसको हम बोलते हैं पिग आयरन। इम्प्योरिटीज, अब इम्प्योरिटीज कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। सल्फर, फॉस्फोरस एंड कॉपर आर नॉट डिजायरेबल इन द बेसरमेट पिग। तो ये सब इम्प्योरिटीज बेसरमेट प्रोसेस में हमें नहीं चाहिए, जो कि आयरन ओर के साथ ही आता है, इसको हमें रिमूव करना होता है। दूसरा होता है फाउंड्री पिग, इज ऑल्सो नोन एज ग्रे पिग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाउंड्री पिग। फाउंड्री पिग का दूसरा नाम होता है ग्रे पिग। इसका कलर होता है ग्रे, इसलिए इसका नाम दिया गया ग्रे पिग। कंटेन्स सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फ्री कार्बन, इसके अंदर कार्बन बहुत होता है बट वो सब फ्री कार्बन होते हैं। दैट मीन्स आयरन एटम के साथ वो अटैच्ड नहीं होता, वो एज ए फ्री कार्बन होता है। एंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द फर्नेस इज प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट फ्यूल। ये कब बनता है फाउंड्री पिग? जब फर्नेस में काफी ज्यादा अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में फ्यूल प्रोवाइड किया जाए, तब उसमें कार्बन एटम काफी होता है, उसके साथ अटैच्ड होता है, और उस समय मिलता है हमें फाउंड्री पिग। इसका दूसरा नाम होता है ग्रे पिग। ये इंपॉर्टेंटली आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन में पूछा जाता है। when the fuel provided is insufficient, अगर हम फ्यूल कम प्रोवाइड करें, एंड इफ सफिशिएंट सल्फर इज प्रेजेंट, फ्यूल हमने कम प्रोवाइड किया और सल्फर की अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट है, तो तब जो हमें मिलता है पिग आयरन, उसको बोलते हैं हम फोर्ज पिग। फोर्ज पिग इज प्रोड्यूस्ड। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट पिग। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट पिग। इसका दूसरा नाम है व्हाइट पिग, क्योंकि ये व्हाइट कलर में होता है। इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉट आयरन। ये कई बार पूछा गया है कि रॉट आयरन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा पिग आयरन यूज होता है। तो याद रखिए फोर्ज पिग आयरन यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉट आयरन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। फोर्ज पिग आयरन का दूसरा नाम है व्हाइट पिग, और ये फोर्ज पिग आयरन यूज होता है किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉट आयरन के। मोटेल्ड पिग इज इन बिटवीन द ग्रे एंड व्हाइट वेराइटी। मतलब मोटेल्ड पिग जो होता है इसका क्वालिटी फोर्ज और पिग के बीच में होता है। और फोर्ज और फाउंड्री पिग के बीच में होता है इसका क्वालिटी। आगे चलते हैं। पिग आयरन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कंपोजिशन है, देख लीजिए। पिग आयरन में कार्बन की परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितना होता है। 3 to 4% कार्बन होता है। बाकी सिलिकॉन, मैग्नीज, सल्फर एंड फॉस्फोरस इसके अंदर होता है। उसकी क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई, बट ये इंपॉर्टेंटली पूछते नहीं एग्जाम में। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपसे कार्बन कंटेंट पूछते हैं, तो कार्बन कंटेंट आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज क्या होती है? हार्ड एंड ब्रिटल। फ्यूजन टेम्परेचर इसका कितना है? 1200 डिग्री सेल्सियस। 1200 डिग्री सेल्सियस पे जाके फ्यूज होना शुरू होता है, दैट मीन्स आपस में मिक्स होना शुरू होता है। मेल्ट्स इजिली। इट कैन बी हार्डन्ड बट कैन नॉट बी टेम्पर्ड एंड मैग्नेटाइज्ड। ये इसको हम हार्ड बना के शेप दे सकते हैं, बट टेम्परिंग नहीं कर सकते इसको। दैट मीन्स इस पर इम्पैक्ट फोर्स हम अप्लाई नहीं कर सकते, और ना ही इसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज हाई बट वीक इन टेंशन एंड शियर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा खासा होता है, बट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड शियर में काफी वीक होता है, इसीलिए ये इसको हम ब्रिटल बोलते हैं, काफी ब्रिटल है। पिग आयरन डज नॉट रस्ट, रस्टिंग नहीं होता, एंड कैन नॉट बी रिवेटेड और वेल्डेड। ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं पिग आयरन की प्रॉपर्टी से, कि इट कैन बी वेल्डेड, रिवेटेड, या फिर इसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है या नहीं। तो इसलिए प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्टली है इसका यूज क्या है। पिग आयरन इज मोस्ट सुटेबली मेकिंग फॉर कॉलम, बेस प्लेट। ये दो इंपॉर्टेंटली पूछते हैं एग्जामिनेशन में कि पिग आयरन का यूज क्या है, तो कॉलम और बेस प्लेट को बनाने के लिए। बेस प्लेट क्या होता है? कॉलम के नीचे, स्टील कॉलम के नीचे बेस प्लेट होता है, जो कि लोड ट्रांसफर करता है किस पे? फुटिंग पे। डोर ब्रैकेट में भी यूज होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कॉलम और बेस प्लेट याद रखना है। आगे चलते हैं। दूसरा टाइप होता है आयरन का कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कैसे बनता है? पिग आयरन को हम क्या करते हैं? रीमेल्ट करते हैं। पिग आयरन को ही जो हमें पिछले स्टेप में मिला था उसको हम रीमेल्ट करेंगे विद लाइमस्टोन एज फ्लक्स। अगेन लाइमस्टोन इसमें ऐड करेंगे एज अ फ्लक्स, एंड कोक ऑल्सो इज एडेड, एंड रिफाइंड इन कॉपोला फर्नेस। इसमें क्या याद रखना है आपको कि पिग आयरन बनता कैसे है? तो सॉरी, कास्ट आयरन कैसे बनता है? तो पिग आयरन को अगेन रीमेल्ट करते हैं विद लाइमस्टोन एंड कोक एज फ्लक्स। और कौन से फर्नेस में बनता है? तो कॉपोला फर्नेस में। तो ये नाम पूछे जाते हैं कि फर्नेस का नाम बताइए। इट इज देन पोर्ड इनटू द डिजायर्ड शेप। उसका इसको जो शेप हमें चाहिए, शेप और साइज, उसमें हम इसको पोर कर देते हैं, वो साइज हमें आउटपुट में मिलता है। प्रोडक्ट इज नोन एज कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन का भी परसेंटेज पूछते हैं, तो इसका कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? 2 to 4%। वेरेस पिग आयरन में कितना था? 3 to 4%। तो कास्ट आयरन में थोड़ा बहुत कार्बन का कंटेंट कम होता है एज कम्पेयर टू पिग आयरन, बट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बट अगर कंपेरेटिवली हम बात करें तो कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज लिटिल बिट लेस होता है एज कम्पेयर टू पिग आयरन। बाकी इसमें और क्या देखना है हमें कि कार्बन जो भी ये हमें दिख रहा है 2 to 4%, कार्बन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आयरन एटम के साथ। पहला होता है कंबाइंड, कंबाइंड कार्बन। दूसरा होता है
फ्री कार्बन को हम ग्रेफाइट भी कहते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट। तो कार्बन दोनों स्टेट में हो सकता है, कंबाइंड कार्बन और ग्रेफाइट कार्बन। तो ये 2 to 4% में दोनों ही आते हैं। इट इज द एडिशन ऑफ बोथ। और इन दोनों पे काफी निर्भर करता है कि कंबाइंड आयरन का अमाउंट कितना है और फ्री कार्बन का अमाउंट कितना है। The striking difference between the steel and cast iron is that foam is the plastic and forgeable while later is not। डिफरेंस क्या है कास्ट आयरन में और स्टील में, कि स्टील को हम प्लास्टिक भी बना सकते हैं और ये फोर्जेबल होता है, इट मीन्स उसको हम पीट पीट के एक सीट फॉर्म में भी बना सकते हैं, बट कास्ट आयरन को ऐसा नहीं कर सकते। तो स्टील और कास्ट आयरन में ये डिफरेंस होता है। क्लासिफिकेशन में क्या है, नेमिंग है, ग्रे, वाइट, मीएबल, मोटेल्ड, चिल्ड एंड टफन्ड, ये 5 टाइप के 6 टाइप के कास्ट आयरन के टाइप्स होते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ नाम याद रखना है और कोई इससे मतलब खास नहीं है और कुछ इससे पूछते नहीं है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पूछते हैं कभी कभी, तो ये वैल्यूज आपको याद रखना है, इसमें डेटा पॉइंट से सिर्फ पूछता है। हार्ड और ब्रिटल होता है तो सेम ही है। नीदर बी रिवेटेड नॉर बी वेल्डेड, दैट मीन्स ना तो इसमें हम रिवेट लगा सकते हैं, ना ही बोल्ट, और ना ही इसमें हम वेल्डिंग कर सकते हैं। यही पूछते हैं एग्जामिनेशन में। तो चाहे वो पिग आयरन हो चाहे कास्ट आयरन हो, ना ही तो उसमें हम रिवेटिंग कर सकते हैं ना ही हम वेल्डिंग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, अगेन सेम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको वैल्यू याद रखनी है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। बट वीक इन टेंशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है 150, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है 600 मेगापास्कल। वीक इन सीआर ऑल्सो। स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.5, that means it is 7.5 times heavier than the water. It has low melting point, melting point अगेन इसका भी सेम होता है जो कि पिग आयरन का है 1200 डिग्री सेल्सियस। अफेक्टेड बाई सी वाटर, सी वाटर से इफेक्ट होता है, बाकी नॉर्मली ये इस पे इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इट कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड, अगेन सेम, कास्ट आयरन हो चाहे पिग आयरन हो, इसको मैग्नेट में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड इज नॉट सुटेबल फॉर फोर्जिंग, इसमें हम फोर्जिंग भी नहीं कर सकते। फोर्जिंग हम नीचे देखेंगे कि फोर्जिंग क्या होता है। आयरन कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नीज एंड क्रोमियम आर लाइकली टू परमानेंटली व्हाइट। अब एक, अगर लार्ज अमाउंट में मैग्नीज और क्रोमियम प्रेजेंट है तो व्हाइट कलर में दिखता है वो। वाइल दोज हैविंग हाई सिलिकॉन कंटेंट, अगर सिलिकॉन कंटेंट हाई है तो उसका कलर ग्रे हो जाता है। इन कंपोजिशन का इफेक्ट हमें कलर में भी देखने को मिलता है। विद प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ इन कंपोजिशन कास्ट आयरन में बी रेंडर्ड व्हाइट बाई कूलिंग रैपिडली। अब ये कंपोजिशन कैसे वेरी कर सकते हैं किसी और तरीके से भी, तो इसके कूलिंग रेट पे। अगर रैपिड कूल कर रहे हैं हम मोल्टेन स्टेट से तो व्हाइट कलर दिखेगा, और अगर स्लो कूलिंग कर रहे हैं तो ग्रे कलर दिखेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोर्जिंग पे कि फोर्जिंग क्या होता है। फोर्जिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द शेपिंग ऑफ मेटल यूजिंग लोकलाइज्ड कंप्रेसिव फोर्स। जब मोल्टेन स्टेट में है या फिर कूल स्टेट में है, उस समय अगर हम उस पर फोर्स लगा के, कंप्रेसिव फोर्स लगा के अगर उसको शेप देना चाह रहे हैं या शेप चेंज करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्जिंग प्रोसेस। फोर्जिंग प्रोसेस हैमरिंग के थ्रू भी होता है या फिर मशीन के थ्रू भी होता है, दिस इज कॉल्ड फोर्जिंग। तो कभी कभी फोर्जिंग का भी डेफिनेशन पूछते हैं, तो फोर्जिंग आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग इधर इन हॉट स्टेट और इन कोल्ड स्टेट। कोल्ड स्टेट में कर रहे हैं तो कोल्ड फोर्जिंग कहलाता है, हॉट स्टेट में कर रहे हैं तो हॉट फोर्जिंग कहलाता है। बट इट इज द मेथड टू टू फॉर्म अ न्यू शेप ऑफ अ गिवन मटेरियल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कास्ट आयरन के इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज पे, कि इम्प्योरिटीज पे क्या से क्या इफेक्ट पड़ता है उसके प्रॉपर्टीज पे। मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, बट फिर भी आप लोग एक बार देख लेना, एग्जामिनेशन में इससे पूछे जाते हैं प्रश्न। बट कार्बन का इसमें मोस्ट इफेक्ट होता है, कार्बन की परसेंटेज के साथ क्या वेरिएशन होता है इस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर मेरे हिसाब से पूछे तो। proportion of carbon and its form more or less influence most of the physical and mechanical properties of the cast iron। कार्बन का ही मेन इफेक्ट होता है, बस इसमें आप लोग याद क्या रखिए, मैं बताता हूँ जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कार्बन की परसेंटेज के साथ क्या क्या बढ़ता है और क्या क्या घटता है, ये 2 बातें आपको याद होनी चाहिए। इफ विल इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, ब्रिटलनेस विल बी इंक्रीज्ड, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज, बट what will be decreased, tensile strength will be decreased, ductility will be decreased, shear strength will be decreased। तो कार्बन का इफेक्ट आपको इतना ही याद रखना है, यही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बाकी का इफेक्ट आप लोग एक बार पढ़ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम लोग आयरन के तीसरे टाइप पे। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कॉल्ड रॉट आयरन। तो रॉट आयरन से कॉमन क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में हर बार, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन रॉट आयरन, 0.15%। इसको आप लोग रट जाओ। दूसरा क्या पूछते हैं कि रॉट आयरन कौन से प्रोसेस से बनता है, तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था पीछे, फोर्ज पिग से बनता है। फोर्ज पिग से हमने यहाँ डिस्कस किया था जब हमने पिग आयरन डिस्कस किया था।
यहाँ पे, ठीक है, फोर्ज पिग से बनता है, फोर्ज पिग से रॉट आयरन बनता है। तो रॉट आयरन से कॉमन क्वेश्चन ये दो है कि रॉट आयरन कौन से पिग आयरन से बनता है और कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है। तो कार्बन की परसेंटेज की 0.15% होता है, बाकी का परसेंटेज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और कौन से प्रोसेस से बनता है, तो इसके लिए प्रोसेस है एस्टर्स प्रोसेस। प्रोसेस का भी नाम आपको याद रखना है, एस्टर प्रोसेस से बनता है, कार्बन की परसेंटेज 0.15% है। और कौन से पिग आयरन से बनता है, तो ये फोर्ज पिग आयरन से बनता है। बाकी आपको इसमें एडिशनली क्या याद रखना है, इसकी प्रॉपर्टी, डक्टाइल होता है, मीएबल होता है। मीएबल मीन्स एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फॉर्म इनटू अ सीट। 3D, 3 डायमेंशन में, अगर वो 3D नहीं बल्कि 2 डायमेंशन लेंथ और अगर विड्थ अगर इसका बढ़ सके, अगर हम उसे फोर्स लगाएं मटेरियल पे, तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीट फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड मीएबल। टफ, दैट मीन्स रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट, मॉडरेटली इलास्टिक, इलास्टिक भी हो। तो ये प्रॉपर्टी आपको इसका याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी होता है हमारे रॉट आयरन का। अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होता है, 200 मेगापास्कल। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है, 40 मेगापास्कल। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ भी इसका भी काफी हाई होता है, रिलेटिवली 5 टाइम्स ज्यादा होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ के। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतनी होती है इसकी, इट इज नॉट 105, इट इज 10⁵ मेल्टिंग पॉइंट इसका 1500 डिग्री सेल्सियस, इसका इवन हाई होता है एज कम्पेयर टू पिग आयरन। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 7.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होता है। नॉर्मली स्टील का डेंसिटी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो 8750 kg पर मीटर क्यूब, इट इज द यूनिट वेट ऑफ स्टील। यूनिट वेट ऑफ स्टील इज 8750 kg पर मीटर क्यूब। इट कैन बी फोर्ज्ड, इसको हम फोर्ज भी कर सकते हैं, वेल्ड भी कर सकते हैं, तो ये इसमें अलग है। बाकी पिग आयरन या कास्ट आयरन में हम ये नहीं कर सकते हैं, बट रॉट आयरन के साथ हम ये कर सकते हैं। रॉट आयरन इफेक्टिवली रेसिस्ट कोरोजन, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि इसमें कोरोजन नहीं होता है, बट इट रेसिस्ट कोरोजन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। हो सकता है बट काफी हद तक ये अपने आप को रोकता है कोरोजन से। इट इज टफ एंड विदस्टैंड शॉक्स एंड कैन नीदर बी हार्डन नॉर टेम्पर्ड। हार्डनिंग और टेम्परिंग इसमें हम नहीं कर सकते हैं, बट ये शॉक को रोक सकता है। अलॉइंग एलिमेंट यूज्ड इन द रॉट आयरन, अब इसको हम एलॉय बना सकते हैं इसका, तो उसके लिए एलॉय में क्या क्या यूज करते हैं, निकल यूज करते हैं, कॉपर, मॉलिब्डेनम, इसको ऐड करके हम इवन और इसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि निकल अगर हम इतना परसेंट ऐड करते हैं, प्रोड्यूस सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द इलास्टिक लिमिट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है कि अगर हम निकल हम 1.5 से लेके 3.5% तक अगर हम ऐड करते हैं, तो रॉट आयरन का इलास्टिक लिमिट और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों काफी इनहेंस होता है। तो इस प्रकार से हम इन अलॉइंग एलिमेंट्स को ऐड करके प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका यूज क्या है, रूफ कवरिंग में, रूफ के कवरिंग में रिवेट बनाते हैं, इसका चेन बनाते हैं, ऑर्नामेंटल आयरन वर्क्स में सच एज गेट्स, इसका गेट भी बनाते हैं। आगे चलते हैं स्टील पे, यहाँ से मेन दूसरा पार्ट शुरू होता है जो कि स्टील से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टील क्या है, एक अनदर फॉर्म है आयरन का। इसमें हम ये कोई बाय डिफॉल्ट ऑप्टेन नहीं होता है, बट इसको हमने ऐसे बनाया है कि एक बार हमने जाना कि आयरन कैसे वर्क करता है, कैसे इसका कंपोजिशन इफेक्ट करता है, उसके बेस पे हमने इसको मॉडिफाई किया अपने हिसाब से कि अब हमें जैसा स्टील चाहिए, उसके अंदर जैसी प्रॉपर्टी हमें चाहिए, उसके आधार पर उसकी कंपोजिशन को या उसमें अलोइंग मटेरियल को ऐड करके हमने एक मटेरियल ऑब्टेन किया। वी कैन ऑल्सो से दैट मॉडिफाइड आयरन। ठीक है, तो स्टील में, स्टील को हम अपने कॉमर्शियल यूज के लिए यूज करते हैं। देखते हैं इसका प्रोपोर्शन क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। पहला तो ये टेबल आपके लिए वीवीआई है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन की परसेंटेज अगर 0.15% से भी कम हो, अभी हमने देखा था रॉट आयरन में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 0.15%, अगर उससे भी कम कर दे कार्बन की परसेंटेज को तो ये कहलाता है डेड माइल्ड स्टील। कार्बन की परसेंटेज अगर 0.15 से लेके 0.3% तक हो तो उसको बोलते हैं माइल्ड स्टील। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि माइल्ड स्टील की कार्बन परसेंटेज कितनी होती है, तो 0.15 to 3। और माइल्ड स्टील लो कार्बन स्टील में आता है, लो कार्बन स्टील। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि माइल्ड स्टील की कार्बन परसेंटेज कितनी होती है, या फिर माइल्ड स्टील कौन से रेंज में आता है, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील में फॉल करता है। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 0.3 to 0.8। हाई कार्बन स्टील में पॉइंट इसकी परसेंटेज 0.8 to 1.5। और अगर 1 से ग्रेटर है तो इसको बोलेंगे हम हार्ड स्टील, या फिर 1% से ज़्यादा है तो कास्ट आयरन या फिर
पिग आयरन बोलेंगे। और कास्ट आयरन का दूसरा नाम है टूल स्टील। ये टेबल वीवीआई है, ये पूरी वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स पे, कि स्टील को मैन्युफैक्चरिंग करने के ये सारे मेथड्स हैं। इसमें सिर्फ आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मेथड नहीं है स्टील को मैन्युफैक्चर करने का। तो मेथड्स आपको एक बार याद होने चाहिए। मेथड्स के नाम: बेसनवेयर प्रोसेस, सीमेंटेशन प्रोसेस, क्रूशिबल प्रोसेस, ओपन हर्थ प्रोसेस, इलेक्ट्रिक स्मेल्टिंग प्रोसेस, डुप्लेक्स प्रोसेस एंड लिंच एंड डोनाविच प्रोसेस। ये प्रोसेस हैं जिससे जनरली स्टील बनाए जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में आपको एक ऐसा मेथड दे देगा जो कि इनमें से नहीं होगा, वो ऑप्शन आपको टिक करना है, इसलिए नाम आपको याद होने चाहिए। मेथड के डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते। आगे चलते हैं स्टील के यूज और उसकी प्रॉपर्टीज। तो माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील एंड हाई टेंशन स्टील, तीनों में डिफरेंस देखते हैं। माइल्ड स्टील हम जानते हैं कि लो कार्बन बोलते हैं इसको। कार्बन की परसेंटेज हमने अभी देखा था 0.15 टू 0.3, 0.15 टू 0.3% होता है कार्बन की परसेंटेज। डक्टाइल होता है, मिएबल होता है, टफर होता है एंड मोर इलास्टिक देन रॉट आयरन। इलास्टिक प्रॉपर्टी इसकी ज़्यादा होती है रॉट आयरन से। दूसरा, इसको हम फोर्जिंग भी कर सकते हैं, इसकी हम वेल्डिंग भी कर सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। डिफिकल्ट टू टेम्पर एंड हार्डन, टेम्परिंग करना इसमें डिफिकल्ट होता है और हार्डनिंग भी इसकी डिफिकल्ट होती है। इट रस्ट क्विकली, एक डिमेरिट होता है कि इसकी रस्टिंग बहुत फास्ट होता है। एंड कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, दूसरी क्या प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इसमें बहुत हाई होती है, इसको हम परमानेंटली मैग्नेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.3 होता है, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 800 टू 1200 और टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना। आप इसमें देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी को चेंज करने से क्या मिला हमें कि कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, जो कि पहले वाले 3 के केस में नहीं हमें देखने को मिल रहा था। ई की वैल्यू 2.1, ई की वैल्यू इंक्रीज हो गया। पॉइजन्स रेशियो 0.303 होता है। और इसका यूज़ क्या है रोल्ड सेक्शन में, ISA, ISMB, ISHB, एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, प्लेट सेक्शन, ये सब बनाते हैं। रेनफोर्सिंग बार जो हम बिल्डिंगों में यूज़ करते हैं, माइल्ड स्टील Fe250 जिसको हम बोलते हैं, उस वो बनाते हैं इससे। इसकी FY की वैल्यू 250 होती है और FU की वैल्यू 410 मेगा पास्कल। रूफ कवरिंग में काम में आता है, सीट पाइल बनाते हैं इससे, रेलवे ट्रैक बनाया जाता है इससे। दूसरा है हाई कार्बन स्टील, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हाई कार्बन स्टील मीन्स कार्बन की परसेंटेज ये वाली रेंज में 0.8 टू 1.5%, कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड स्टील, इट इज़ टफर एंड मोर इलास्टिक देन दी माइल्ड स्टील। तो जैसे कि कार्बन परसेंटेज बढ़ गया तो मैंने पहले ही बताया था इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, साथ के साथ ब्रिटलनेस भी बढ़ेगा, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इट कैन बी फोर्ज्ड एंड वेल्डेड, इसको हम फोर्जिंग भी कर सकते हैं और वेल्डिंग भी कर सकते हैं विद डिफिकल्टी, कर सकते हैं लेकिन डिफिकल्टी के साथ। इट्स अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देखिए इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ गया और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ गया इसका, दोनों वैल्यू एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील का काफ़ी इंक्रीज हो गया कार्बन की परसेंटेज के बढ़ाने से। स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.9, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ गया और ई की वैल्यू उससे घट गया, दैट मीन्स माइल्ड स्टील से इसकी ई की वैल्यू कम हो गई। पॉइजन्स रेशियो भी घट गया एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील। हाई कार्बन स्टील इज यूज फॉर एनफोर्सिंग सीमेंट कॉन्क्रीट एंड प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट मेंबर। जनरली HYSD बार जो बनाते हैं हम वो इसका ही बनाते हैं, या फिर प्री स्ट्रेस में जो हम स्ट्रैंड्स यूज़ करते हैं वो हम इसी का यूज़ करते हैं हाई कार्बन स्टील का, क्योंकि उसमें हमें हाई स्ट्रेंथ चाहिए। इट कैन टेक शॉक्स एंड वाइब्रेशन एंड इज यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड मशीन पार्ट्स। मेनली इसका यूज़ क्या है, टूल्स बनाते हैं इसका और मशीन पार्ट्स भी बनाते हैं, बट इसका हम बिल्डिंग में भी यूज़ करते हैं प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में। लास्टली है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ प्राइमरली यूज्ड इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में इसका यूज़ होता है। हाई टेंसाइल स्टील मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरली कि इसमें कार्बन कंटेंट भी हाई हो, बट इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होता है। बट ये अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन देखें तो ये मीडियम कार्बन स्टील में लाई करता है। इट इज़ एसेंशियली अ मीडियम कार्बन स्टील, क्योंकि कार्बन परसेंटेज इसकी मीडियम रेंज में होती है बट इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है। तो कार्बन कंटेंट इसका 0.6 टू 0.8 होता है। ये हाई स्ट्रेंथ स्टील है क्योंकि इसमें अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होता है, जो कि 2000 के आसपास होता है। मिनिमम इलोंगेशन परसेंटेज 10%। इलोंगेशन परसेंटेज मीन्स कि जब वो फेल होने वाला होगा तो उसके लेंथ कितना चेंज हो जाएगा एज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, विच इज 10%। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू ये, पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू है। इसमें डेटा फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करना है।
मेन कंसेप्ट क्या है कि हाई टेंशन स्टील, हाई कार्बन स्टील को आपको कैटेगरी वाइज पूछ सकते हैं कि बोलेंगे कि हाई टेंशन स्टील में क्या होता है, कार्बन के परसेंटेज किस रेंज में लाई करता है, मीडियम कार्बन में, लो कार्बन में, हाई कार्बन में। अगर बंदे को पता नहीं है तो सीधा हाई कार्बन स्टील को टिक करेगा और आगे जाएगा। यहाँ पे ही हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है, हमें मीडियम कार्बन स्टील को सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन ऐसे पुटअप होते हैं, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है? तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। लास्ट टॉपिक आज का, बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं मैं पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ। पूछते हैं कि वेंडियम स्टील किस में यूज होता है, टंगस्टन स्टील किस में यूज होता है, और मैग्नीज स्टील किस में यूज होता है। तो देखिए मैग्नीज स्टील किस में यूज होता है? रेल्स को बनाने में, जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं उसको बनाने के लिए हम मैग्नीज स्टील का यूज करते हैं। वेंडियम स्टील से क्या बनाते हैं? एक्सल एंड स्प्रिंग बनाते हैं। एक्सल एंड स्प्रिंग किसका? रेल कोच का, ठीक है। रेल कोच हो या फिर लोकोमोटिव हो, इसका हम एक्सल एंड स्प्रिंग बनाते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये आता है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सल एंड स्प्रिंग विच टाइप ऑफ स्टील इज यूज्ड। तो आपको सीधा वेंडियम स्टील पे टिक करना है। क्वेश्चन में आएगा विच टाइप ऑफ स्टील इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल्स, तो सीधा मैग्नीज स्टील आपको टिक करना है। तीसरा आता है टंगस्टन स्टील किसके लिए यूज होता है, तो ये होता है ड्रिलिंग मशीन के लिए यूज, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर हैं जो क्वेश्चन में आते हैं। बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं कि स्टेनलेस स्टील में कितना परसेंटेज क्रोमियम होता है। इट इज़ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन अगेन। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की परसेंटेज 16% होती है, ठीक। बाकी क्वेश्चन, बाकी जो इसमें टाइप्स हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सब पे आप नज़र रखिए। मैंने वो बता दिए जो क्वेश्चन में बार बार रिपीटेडली आते हैं, बट इसमें सभी इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये तीन तो चार तो खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी हो सकता है कभी पूछ ले, अगर क्वेश्चन को टफ बनाना हो तो, या फिर वेरिएशन देना हो तो ये भी पूछ सकते हैं। बट ये चार तो आपको एटलीस्ट अच्छी तरह से याद होने चाहिए कि वेंडियम स्टील एक्सल एंड स्प्रिंग के लिए, मैग्नीज स्टील रेल्स के लिए, टंगस्टन स्टील ड्रिलिंग मशीन के लिए, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की परसेंटेज 16% याद होना चाहिए। चलिए इसके साथ हम आज आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।